नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज। आज हम बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। ब्रेन स्ट्रोक के बारे में हम फुल डिस्कस करेंगे, स्पेशली हेमरेजिक स्ट्रोक के बारे में। अब हेमरेजिक क्या होता है? तो मेनली दो तरह का ब्रेन स्ट्रोक होता है। एक होता है हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक और दूसरा होता है इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक। हेमरेजिक का मतलब है कि जो खून की नली है वो फट गई है, रप्चर हो गई है और ब्रेन के अंदर ब्लीड हो रहा है और ब्लीड हुआ है, तो इसको बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। और इस्कीमिक का मतलब है कि जो है ब्रेन में जो है ब्लड सप्लाई है वो कम गया है, रास्ते में कहीं रुकावट है, खून की नसों में कहीं ब्लॉक है, जिसके चलते जो है फर्दर ब्लड जो है आगे ट्रेवल नहीं कर पा रहा है और ब्रेन को सप्लाई नहीं जा रहा है। और आपको मालूम है कि अगर ब्रेन को सप्लाई सबसे ज्यादा चाहिए, किसका? ग्लूकोज की सबसे ज्यादा सप्लाई चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि बहुत मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है ब्रेन। तो अगर सप्लाई उसको नहीं मिलेगा तो फिर आपको जो है ये स्ट्रोक वाले सारे सिम्टम्स मिलेंगे। अब हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं किसी पेशेंट का कि ये हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक है कि इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक है? हालांकि ये काफी टफ चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप अगर जो है सबसे बेस्ट है कि सीटी स्कैन करा लीजिए विदाउट कॉन्ट्रास्ट। नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन कराते हैं तो उसमें क्लियर पता चल जाता है। हेमरेजिक वाले में एक अलग सा व्हाइट करके जो है आप देखेंगे कि वो ब्लड जो होता है वो व्हाइट टाइप का दिखेगा, ब्रेन के अंदर ब्लीड दिख जाएगा। और इस्केमिक वाले में जो है हल्का जो है ब्लैकिश टाइप का मिलता है। तो ये हो गया कि सीटी स्कैन, बट हमेशा जो है सीटी स्कैन नहीं। क्या क्या लक्षण अगर आपको देखने को मिलेंगे तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये हेमरेजिक है या इस्केमिक है। हेमरेजिक में आपको जैसे कि लक्षण मिलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट कि बीपी बहुत ज्यादा शूट किया हुआ रहेगा, बीपी बहुत बढ़ा हुआ रहेगा। इस्केमिक में भी होता है बट हेमरेजिक में बहुत ज्यादा बीपी 200, 210, 220 ऐसे बीपी आपको मिलेगा। हेमरेजिक जो है बहुत ड्रास्टिकली चेंज होता है, पेशेंट सडन ऑनसेट होता है, पेशेंट तुरंत जो है अनकॉन्शियस हो गया या सेमी कॉन्शियस हो गया या गिर जाता है, जबकि इस्केमिक में ऐसा नहीं होता है। हेमरेजिक वाले में वोमिटिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ब्रेन का जो है, ब्रेन के अंदर ब्लीड हुआ है। तो ब्रेन, अगर हम मानते हैं कि एक क्लोज्ड बॉक्स है, तो उस बॉक्स का जो प्रेशर बढ़ गया है क्योंकि बाहर से कोई चीज आया है। पहले तो ब्लड नहीं था वहां, ब्लड तो खून की नलियों में जो है, ब्रेन के अंदर जो खून की नलियां हैं उसमें फ्लो कर रहा था। अब खून की नलियां ये फट गई है तो ब्लड बाहर आ गया है, तो ब्रेन का प्रेशर बढ़ गया है, जिसको हम बोलते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर। और इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब बढ़ता है तो ये वोमिटिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा होता है। अब ब्लड जो है, ब्रेन पैरेन्काइमा में ब्लड बाहर निकला है तो ब्रेन पैरेन्काइमा से जो है वो इरिटेट कर रहा है उसको, उसके चलते सीजर होने का चांस जो है, कन्वल्सन्स होने का चांस जो है ये ज्यादा होता है। तो एक तरह से आप याद रखें, जस्ट मतलब जानकारी के लिए, कि अगर हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक होता है तो उस कंडीशंस में पेशेंट का बीपी बहुत ज्यादा 200 से ऊपर मिलता है। साथ में कुछ अदर साइंस एंड सिम्टम्स, जैसे मैंने बोला वोमिटिंग जो है, ये जो है ब्रेन जो है हेमरेजिक वाले में मिलेगा। लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस, सडन जो है वो, मतलब जो बोलते हैं कि अज्ञान हो गया या जो है उसका सडन जो है बेहोश हो गया या डिसोरिएंटेड हो गया, सडन होगा तो ये हेमरेजिक हो जाता है। अचानक से एक और चीज होता है कि लैट्रिन और पेशाब ये भी कर देता है पेशेंट, क्योंकि ब्रेन स्टेम को भी अफेक्ट करता है। और सीजर हो सकता है, कन्वल्सन हो सकता है। ये चीजें जो है इसमें खासकर इस्केमिक स्ट्रोक में नहीं होती। बट कॉमन जो चीज होती है, जैसे कि जो फेस है वो एक तरफ ड्रूप कर जाता है, आप देखिएगा जीभ एक तरफ ड्रूप कर गया है, एक साइड का वीकनेस होगा, ये दोनों में ये सब देखने को मिलेगा। जो है मसल्स का मूवमेंट काफी स्लो हो जाएगा, आवाज लड़खड़ाएगा, तो ये दोनों में देखने को मिलता है। बट मैंने जो बताया कि आप हेडेक, खासकर ब्रेन का प्रेशर बढ़ा है तो हेडेक बहुत सीवियर, वोमिटिंग टेंडेंसी, कन्वल्सन, पेशाब और जो लैट्रिन ये कर देगा पेशेंट इनवॉलंटरी अपने आप, और ड्रास्टिक चेंज सडन जो है ऑनसेट होगा। जबकि इस्कीमिक में थोड़ा स्लो होता है, थोड़ा ग्रेजुअल होता है। तो ये आप समझ लिए कि ये इस्कीमिक हो गया और हेमरेजिक हो गया। अब जैसे कि ये क्वेश्चंस मैंने दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर सब लोग देखें कि 72 ईयर ओल्ड मेल कंप्लेन ऑफ हाइपरटेंशन, डायबिटीज भी है, हाइपरटेंशन भी है। अब डायबिटीज और हाइपरटेंशन होने से क्या होता है? डायबिटीज और हाइपरटेंशन जो है खून की नलियों को जो है मतलब स्क्लेरोज्ड कर देता है, जो कि बोलते हैं कि वैस्कुलोपैथी होता है, जो वेसल्स है वो डैमेज होता है, तो उसका फटने का चांस ज्यादा है। सडन ऑनसेट राइट साइड वीकनेस, तो यूजुअली हम सब लोग जानते हैं कि ब्रेन का जो लेफ्ट हिस्सा है ये राइट साइड को मतलब कंट्रोल करता है और राइट साइड वाला जो है लेफ्ट को कंट्रोल करता है।
तो राइट साइड में वीकनेस हुआ है, राइट साइड में मतलब जरूर लेफ्ट में जो है ब्रेन में कुछ हुआ है, ब्लीड हुआ है। स्लर्ड स्पीच, आवाज लड़खड़ाना शुरू हो गया। हिस्ट्री ऑफ फॉल फ्रॉम बेड, 3 घंटा पहले ये बेड से गिर गया था, मतलब ड्रास्टिक चेंज आया है इसमें, एक्यूट ऑनसेट हुआ है। नोन टू बी इरेगुलर ऑन मेडिकेशंस, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है कि इरेगुलर है पेशेंट, बीपी का मरीज है ऑलरेडी और शुगर का मरीज है, बट इरेगुलर है, दवा नहीं खाता है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और पेशेंट बहुत अच्छा दलील देता है कि दवा हम इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि हमको कोई तकलीफ ही नहीं है, बट किसी दिन सडन बीपी बढ़ता है, स्पेशली ठंडे के समय में देखते होंगे ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। मॉर्निंग टाइम में ये सब जो है स्ट्रोक ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि खून की नलियां जो है सिकुड़ती है, टेम्परेचर कम रहता है। तो जिस दिन आप 180 190 था, अचानक 220 हुआ, या कोई एंजाइटी हुआ, टेंशन हुआ और उसके चलते जो है ब्लीड कर गया, तो दवा जो है इरेगुलर ले रहा था। नो कन्वल्सन बट अल्टर्ड कॉन्शसनेस, कन्वल्सन नहीं हुआ है, मतलब सारे सिम्टम्स मिल भी सकते हैं हेमरेजिक के, नहीं भी होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हेमरेजिक का हर एक सिम्टम जो है आपको मिलेगा। जैसे कि हेमरेजिक में मैंने बताया कि जो सीजर्स होता है, कन्वल्सन्स होता है, वो काफी कॉमन होता है, बट इसमें कन्वल्सन नहीं मिला। बट अल्टर्ड कॉन्शसनेस मतलब जो है अल्टर्ड हो गया है सेंसोरियम कॉन्शसनेस जो है। बीपी जो मैंने बताया था कि हेमरेजिक वाले में जो है बहुत ज्यादा 198 104, और ये जो रैंडम ब्लड शुगर किया गया तो 192 आया। ब्लड शुगर क्यों करते हैं? बहुत बार पेशेंट जो है आपके सडन जो है डायबिटिक पेशेंट्स इंसुलिन ले रहे हैं या ग्लिमीपेराइड खा रहे हैं, उनका शुगर फॉल करता है, तो बहुत शुगर फॉल करने के चलते भी लगेगा कि आपको जो है ये स्ट्रोक हो गया है, कन्वल्सन हुआ है, तो शुगर जरूर चेक कर ले। ऐसा तो नहीं है कि 30-40 शुगर है, 40-42 शुगर है, उसके चलते जो है ये डायबिटिक का इफेक्ट मतलब हाइपोग्लाइसीमिया का इफेक्ट हुआ है, तो इसको रूल आउट किया जाता है। जीसीएस एक टर्म होता है जो ग्लासगो कोमा स्केल, ये हम लोग देखते हैं डॉक्टर्स की 15 में कितना इनका स्कोर है, जितना कम स्कोर होगा उतना पेशेंट का जो बोलते हैं प्रोग्नोसिस है उतना ही खराब होता है। तो 12/15 फिर भी ये ठीक ही मान सकते हैं। नो प्रायर स्ट्रोक हिस्ट्री, पहले कुछ नहीं था। हिज डॉटर रिपोर्ट्स ही हैज परसिस्टेंट हेडेक इन द मॉर्निंग, देखिए ये पेशेंट की बच्ची बोल रही है कि इनको हमेशा हेडेक होता था बीपी के चलते, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, और ऐसे भी थोड़ा थोड़ा माइक्रो ब्लीड्स होता है ब्रेन में, थोड़ा थोड़ा ब्लीड होता है, वेसल्स को डैमेज करता है। ओकेजनल विजन ब्लरिंग, देखने में भी कभी कभी प्रॉब्लम हो रहा है। मान लीजिए पीछे के तरफ सपोज ऑक्सीपिटल, जहां से जो है आपका आई साइट का जो कनेक्टेड है, या जो जो आई साइट का जो नर्व का रास्ता है, अगर वहां पे अगर कुछ जो खून की नलियां में माइक्रो ब्लीड है, तो ये सब सिम्टम्स देखने को मिलेगा। तो उसकी बच्ची बता रही है कि ये तकलीफ इनको होता था, बट इन्होंने इग्नोर किया, परसिस्टेंट हेडेक, बार बार हेडेक होता था, कभी जाके इन्होंने बीपी दिखाया नहीं, और अगर दिखाया भी तो दवा दिया गया तो उन्होंने लिया नहीं। तो अभी जो कंडीशन आया है ओवरऑल सब कुछ देख के ये लग रहा है कि इनको हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ है। हेमरेजिक मतलब कि जो हेमरेज हुआ है, ये जो आप पिक्चर देख सकते हैं, ये ब्लड वेसल्स जो है रप्चर कर गया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हेमरेज हुआ है, ये एनेरिज्म कोई था और वो रप्चर कर गया है, तो ये हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ है। अब इस कंडीशंस में आपको क्या करना है? ऐसा तो है पेशेंट्स, अब हमारा है कि इसमें पेशेंट्स को कैसे मैनेज किया जाता है, सिंपल टर्म में हम बताएंगे। पहले तो कुछ इन्वेस्टिगेशंस आपको कराने पड़ते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन, सिंपल इन्वेस्टिगेशंस आप कराइए, क्योंकि सीटी स्कैन अभी भी नहीं किया गया है। सीटी स्कैन ही कंफर्म करेगा कि हेमरेज है ब्रेन में कि नहीं है, या स्कीमिक है मतलब वो इन्फाक्ट टाइप का है, मतलब ब्लॉकेड है या खून की नली फटी है, तो ये बताएगा आपको सीटी स्कैन ही। सीटी स्कैन मान लीजिए नहीं करा पाया, इतना साइन एंड सिम्टम देख के फिर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हेमरेजिक स्ट्रोक है। क्या क्या मिल गया हेमरेजिक वाला? चलिए, राइट साइड वीकनेस, स्लर्ड स्पीच तो दोनों में होता है। फॉल फ्रॉम द बेड, बेड से गिरना, ये ज्यादा चांसेस रहता है कि ये हेमरेजिक में होगा, क्योंकि ये ड्रास्टिक है चेंज, सडन जो है उसका पोस्चर लॉस हुआ होगा, गिरा होगा। इरेगुलर और मेडिकेशंस, ये भी पॉइंट कर रहा है, और बीपी बहुत ज्यादा है, ये भी पॉइंट कर रहा है। अल्टर्ड कॉन्शसनेस, ठीक है, और हेडेक इन द मॉर्निंग, ये सब बहुत हद तक पॉइंट कर रहा है कि इट इज ए हेमरेजिक। अब हमको मालूम नहीं है कि क्या है, सिटी नहीं करा पाए हैं। पहले इन्वेस्टिगेशन जो आपके पास अवेलेबल है लोकली जो होता है, खासकर पेरीफेरी की बात करें, गाँव में तो बहुत ज्यादा जो है सीबीसी कम से कम करा लीजिए,
कोई इन्फेक्शंस है कि नहीं, रैंडम ब्लड शुगर जरूर करा लीजिए, क्रिएटिनिन कम से कम करा लीजिए, क्योंकि आपको मैनिटोल और ये सब देना होगा। तो ये सब जो इन्वेस्टिगेशंस है आप जरूर करा लीजिए। मैंने जो यहाँ दिया है कि इन्वेस्टिगेशंस के अंदर ईसीजी का इसलिए रोल होता है क्योंकि ईसीजी से ही हमको पता चलेगा कि कहीं आर्टेरियल हार्ट का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आर्टेरियल फिब्रिलेशन एक होता है ईसीजी में, एबनॉर्मल रिदम चलता है, जिसके चलते हार्ट के अंदर छोटे छोटे जो है थ्रोम्बस या क्लॉट बनते हैं और वो ब्रेन में डिसलॉज कर जाते हैं। उसके चलते इस्कीमिक इंफाक्ट होने का चांस होता है, इस्कीमिक सीवीए सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट होता है। तो ये देख लीजिए ईसीजी में ये तो नहीं है। सीबीसी करा लीजिए, पीटीआईएनआर एपीटीटी, मतलब उसका शरीर का जो है कोआगुलेशन जो प्रोफाइल है ये चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर पेशेंट का जो है इस्कीमिक इंफाक्ट होगा, मतलब खून की नलियां ब्लॉक हुई होगी एक्यूट, तो आपको उसको तोड़ना है। उसको तोड़ने के लिए आप जो है खून पतला करने की दवाई देंगे, तोड़ेंगे तो वो देख लेंगे कि शरीर में इसका ब्लीडिंग ये सब का जो हिस्ट्री है, सीटीबीटी एपीटीटी ये सब जितने भी हैं ये सब ठीक है कि नहीं, तभी वो दवाई दी जा सकती है। सीरम क्रिएटिनिन मैंने बताया कि अगर ब्रेन का प्रेशर बढ़ता है तो मैनिटोल देते हैं, उस कंडीशंस में फिर हम क्रिएटिनिन देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स भी देख लीजिए, बहुत बार किसी ओल्ड एज पेशेंट का सोडियम कम जाता है और सोडियम कम होने के चलते भी ऐसा जो है अल्टर्ड कॉन्शसनेस और अजीबोगरीब बिहेव करेगा, डिसओरिएंटेड बिहेव करने लगता है पेशेंट। और सिटी में तो आपको मालूम है नॉन कॉन्ट्रास्ट सिटी ये, और पल्स ऑक्सीमीटर और बीपी भी आप बीपी तो चेक करना ही है, बीपी पल्स ये सब चेक करना है। अब ये सारी चीजें जो है हमारे पास तो अवेलेबल, मान लीजिए सीटी स्कैन नहीं है बाकी है, बट आपके अभी पेशेंट आया है और आप बहुत हद तक जो है आइडिया लगा लिए, बट बोला जाता है सीटी कराने के बाद ही ट्रीटमेंट, तो फिर भी इसका हम ट्रीटमेंट जो है, चूंकि ये पेशेंट को जो जो तकलीफें हो रही हैं वो मैच कर रही है, ये इस्कीमिक नहीं मैच कर रही है, ये हेमरेजिक की तरफ जा रहा है और बीपी बहुत ज्यादा है, 198 है। पहला टारगेट बीपी को कंट्रोल करना। अब ध्यान यहां रखना है बीपी कितना कंट्रोल करना है। अभी भी पेशेंट का 200 मतलब 198 के आसपास है, आपको रखना है 140 से 160 के बीच में। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जो लिटरेचर्स हैं, जो ट्रायल्स हुए हैं वो बताए जाते हैं 140 से 160 में, क्योंकि सडन बीपी अगर गिर जाता है तो ब्रेन का जो प्रेशर होता है, सेरिब्रल जो परफ्यूजन प्रेशर होता है, ब्रेन में भी तो एक प्रेशर होता है जिसके चलते ब्रेन को मिल रहा है, जो ब्लड मिल रहा है वो भी कम जाता है, उसके चलते जो है ब्रेन का ब्लड सप्लाई कम जाएगा और सेल्स का डेथ होने लगेगा। इसीलिए बीपी सडन ड्रास्टिकली आपको जो है नहीं गिराना है। इसीलिए हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो दवा है दैट इज लाबेटालॉल देते हैं, एक बीटा ब्लॉकर, अल्फा और बीटा ब्लॉकर है, ये दिया जाता है आईवी। मेनली अगर पेशेंट जो है डिसओरिएंटेड है तो आईवी ही हम लोग देंगे, और या जो है मतलब अनकोऑपरेटिव है या ड्राउजी है तो आईवी देंगे। अब साथ में हम लोग लेवेटालोल के साथ में जो है और क्या देंगे, तो चूंकि हमने सस्पेक्ट किया है कि ब्रेन का प्रेशर काफी ज्यादा है, सडन ये गिरा है, बेड से 3 घंटे पहले ये पेशेंट गिर गया है और इसका जो है अल्टर्ड सेंसोरियम है, ये सब चीजें मैच कर रहा है, बीपी ज्यादा है और इसकी बच्ची भी बोल रही है कि बार बार हेडेक होता था, सीवीए जो है सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हेमरेजिक की तरफ ये जा रहा है। अब ब्रेन का प्रेशर कम करना होगा। क्यों? क्योंकि शरीर में जो है मतलब आपके माथे में, जिस पेशेंट के माथे में जो है वो खून का नस फट गया है और ब्लड लीक किया है, और ब्लड जो है ब्रेन का जो सेल्स है उसको इरिटेट कर रहा है, और इरिटेट करने के चलते जो है सीजर हो सकता है, मतलब कन्वल्सन्स हो सकता है, और बहुत ज्यादा जो है इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस करेगा, क्योंकि ये ब्लड जो है एक नई चीज आ गई है ब्रेन के अंदर, और ब्रेन एक क्लोज्ड बॉक्स समझ लीजिए, और उसमें प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अंदर के प्रेशर को कम करना है। उस प्रेशर के चलते हो सकता है कंटिन्यूअस वो वोमिटिंग करता रहेगा, उस प्रेशर के चलते हो सकता है कि उसको सीवियर हेडेक हो रहा होगा, बहुत कुछ जो है साइंस एंड सिम्टम्स मिलेंगे। तो उसके प्रेशर को रिलीज कीजिए। प्रेशर रिलीज करने के लिए ब्रेन में जितने भी इडिमा है, जो स्वेलिंग हुआ है, उसको कम करने के लिए मैनिटोल दिया जाता है। 20% जो है मैनिटोल आता है 100 ml में, बॉडी वेट के हिसाब से 0.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है, और ये भी इंट्रावेनस देते हैं। मैनिटोल क्या करेगा कि जो भी जो स्वेलिंग है, बाहर में जो लिक्विड है एक्स्ट्रा, उसको खींचेगा, ब्लड वेसल्स में खींचेगा, और ब्लड वेसल्स में मैनिटोल ब्रेन
ब्रेन का जो है अंदर का जो नस है वो फटा हुआ है, मतलब ब्लड वेसल फटा हुआ है। अब ये क्या करेगा कि जो आसपास का जो मतलब ब्लड वेसल्स है वो खींचेगा, जो ब्लड निकला है और जो प्लाज्मा है वो सब उसको खींचना शुरू करेगा। तो खींचेगा, और खींचने के बाद हम क्या करेंगे, वो ब्लड हमारे सर्कुलेशन में आ जाएगा, और उसके बाद हम फुरेशामाइड देंगे जो लैसिक्स नाम से आता है। लैसिक्स उसको गिरा देगा, कैसे, पेशाब से रास्ते से बाहर कर देगा। तो जो एक्स्ट्रा पानी था ब्रेन में, खासकर जो इडीमा हुआ था, वो जो ब्लड लीक हुआ, प्लाज्मा आया, बहुत कुछ, तो उसको खींच के, और खींचने के बाद जो है हमने लैसिक्स दे दिया, तो दोनों जो है सिनर्जिस्टिक एक्शन करता है। मैनिटोल पानी खींचा, ब्लड वेसल्स में आया, और ब्लड वेसल से पानी को जो है पेशाब के रास्ते से निकाला, दैट इज फुरेशामाइड। अब उसके बाद जो है और इंजेक्शंस क्या देंगे, पेशेंट को देते हैं, ये लेवीटेरासिटाम दे के रखते हैं। लेवीटेरासिटाम जो है एंटी इपिलेप्टिक, एंटी सीजर मेडिसिन है। सीजर तो चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ब्रेन के अंदर एक नई चीज आ गई है और इरिटेट कर रही है, इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस हो रहा है, तो वहां तुरंत कन्वल्सन और सीजर होगा। तो इसको हम लोग दे के रखते हैं। खासकर थोड़ा बड़ा हेमरेज होता है तो बहुत सीजर बहुत कॉमन होता है, और हेमरेजिक में ज्यादा कॉमन है। इन्फार्क्ट वाले में, जो ब्लॉक होता है इन्फार्क्ट वाले में, उसमें सीजर उतना कॉमन नहीं है हेमरेजिक की तुलना में। तो लेवीटेरासिटाम जो है ये देते हैं, और ये भी आईवी देते हैं। पहले हम लोग फेनेटॉइन देते थे। फेनेटॉइन का बहुत सारा साइड इफेक्ट है, बहुत बार एरिथमिया कर देता है, हाइपोटेंशन कर देता है, बीपी को गिरा देता है सडन। तो अब फेनेटॉइन जो है ज्यादातर आउटडेटेड कर दिया गया है, और ये हम लोग लेवीटेरासिटाम देते हैं। इंजेक्शन पेंटोप्राजोल ऑब्वियसली हम लोग, पेशेंट एडमिट होगा तो देना ही है, क्योंकि पेशेंट के शरीर में जो है स्ट्रेस चल रहा है, पेशेंट का बॉडी जो है अभी स्ट्रेस में है, झेल रहा है स्ट्रेस, तो उसके चलते बहुत ज्यादा एसिडिटी और ये सब बनता है, और जिसके चलते हमको पेंटोप्राजोल देना है। पैरासीटामोल तो ये लिखा हुआ है 1 ग्राम, अगर फीवर है या हेडेक बोलता है, क्योंकि कभी भी आपको पेन किलर ये सब नहीं देना है। और अगर देने की बात आती है, तो बहुत बार हम लोग जो है न्यूरोप्रोटेक्टिव या सपोर्टिव केयर में जो है सिटिकोलिन देते हैं। सिटिकोलिन जो है बहुत बार एस्ट्रोसिक नाम से आता है, ये एक न्यूट्रोपिल है। ये क्या करता है कि थोड़ा कॉग्निशन इनहांस करता है ब्रेन का, और न्यूरोप्लास्टिसिटी करता है, थोड़ा रिवायरिंग करता है। बहुत लोग इसको देते हैं, बहुत लोग नहीं देते हैं। एक्यूट स्टेज में हेमरेज के केस में दिया जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है। अगर पैसे मतलब बहुत बार जो है इकोनॉमिकली अगर है तो प्रॉब्लम है, तो ऐसा भी नहीं है कि ये मैजिकल दवा है बहुत अच्छा काम करेगा, वो सब आपको देना है। बट इसको आप प्लस माइनस रख सकते हैं, बाद में दिया जा सकता है। बट एक्यूट में दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है, डिपेंड्स अपॉन द कि क्या इसका कंडीशंस है। बट बहुत ज्यादा ये काम नहीं करता है, कॉग्निटिव रिकवरी में और न्यूरोप्रोटेक्टिव एजेंट बोला जाता है। और नेक्स्ट है कि मतलब बी ट्वेल्व जो है 1500 माइक्रोग्राम। अब आपको मालूम है कि बी ट्वेल्व तो देते ही हमारा नर्व तो स्ट्रेंथ नहीं बढ़ जाएगा, तो ये सब थोड़ा स्लो काम करता है, मेन तो वही है। और हमने बोला था कि एक और होता है पायरासिटाम। पायरासिटाम भी जो है वो भी कॉग्निशन इनहांसर है। मतलब बहुत बार जब किसी आदमी का स्ट्रोक हो जाता है, तो जब वो रिकवरी होता है तो वो धीरे धीरे जो है भूलने लगता है, कॉग्निशन का प्रॉब्लम होता है उसको, तो वो, और थोड़ा सा नर्व जो है इंजुरी ज्यादा होने लगता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, तो ये सब कम करता है सिटिकोलिन भी और पायरासिटाम भी। सिटिकोलिन यहां दिया जा सकता है, पायरासिटाम एकदम नहीं देते हैं, एक्यूट स्टेज में देने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि और क्या, तो फ्लूइड दे सकते हैं। अगर हमको मान लीजिए सडन प्रेशर, अगर मतलब गिराना, बहुत सडन तो नहीं गिराएंगे, तो अगर हमको फ्लूइड देना भी है तो जो है नॉर्मल सेलाइन देंगे, दैट इज 0.9% NH। स्लो ड्रिप में जो है दिया जा सकता है। थोड़ा बीपी मैं बोल ही रहा हूं कि 140 से 160 के बीच में रखना है, ताकि ऐसा ना हो कि जो है सेरिब्रम मतलब ब्रेन का जो है जो परफ्यूजन प्रेशर ये ना कम जाए, और इसके चलते खुद ब्रेन सप्लाई जो है, ब्लड सप्लाई ये ना कम जाए। इसीलिए प्रेशर थोड़ा सा हाई करके ही रखते हैं। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था कि पेशेंट ऑलरेडी जो है डायबिटिक है, तो इस कंडीशंस में ओरल टैबलेट्स आप नहीं दे पाएंगे। ऑब्वियसली पेशेंट डिसोरिएंटेड है, ड्राउजी है, बहुत बार आप बोलेंगे कि राइल्स ट्यूब करना होगा, और राइल्स ट्यूब करके जो है टैबलेट दे सकते हैं, बट बेटर है अवॉइड कीजिए। गिव
इंसुलिन इंजेक्शन एज पर जितना 3 बार चेक कीजिए और 3 बार चेक करने के बाद उसको इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाएगा। अब बात आती है पेशेंट का जो बेड कैसा रहेगा, तो बेड हेड जो है एलिवेटेड रहेगा, हेड ऊंचा रहेगा। क्यों ऊंचा रहेगा? ग्रेविटी का इफेक्ट आएगा तो कुछ प्रेशर जो है कमेगा, वेनस रिटर्न जो है वो ज्यादा होगा, तो ज्यादा ब्लड लौटेगा नीचे की तरफ। तो ये जो है हेड का थोड़ा सा आप जो है ऊंचा करके रखें। और भी एक कारण है कि कहीं पेशेंट एस्पिरेट ना कर ले, इसका भी चांस रहता है। तो कोशिश मत कीजिए कि पेशेंट को सुला के ही कुछ खिलाने का। पेशेंट तुरंत एस्पिरेट कर सकता है, सडन वो खाद्य नली जो बोलते हैं, मतलब कि खाने की नली में न जाके वो सांस नली में चली जाएगी और फिर वो एस्पिरेशन निमोनिया और प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगा। तो बेड का ये पोस्चर है। बाकी पेशेंट्स अगर ड्राउजी है फिर कैथेटराइजेशन किया जाता है। उसके बाद उसका प्रॉपर जो है उसको साइड बाय साइड चेंज किया जाता है पोस्चर, कहीं बेड सोर ना हो जाए। तो ये सब है। राइल्स ट्यूब से अगर फीडिंग किया जाए तो राइल्स ट्यूब लगा के फीड किया जाता है। तो ये सब कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। बीपी की दवाई में एक और दवाई जो है निकार्डिपिन जो है ये भी दिया जा सकता है। अगर बीपी आप चाह रहे हैं कि और थोड़ा कम हो तो ये भी दिया जा सकता है। अब एक बात आती है कि लेवेटालॉल ही क्यों दे रहे हैं, निकार्डिपिन ही क्यों दे रहे हैं? कारण ये है कि ये सब शॉर्ट एक्टिंग है। हम अगर एक बार दे भी दिए और बीपी लग रहा है कि कमा, तो फिर दोबारा नहीं देंगे, क्योंकि इसका इफेक्ट भी बहुत देर तक नहीं रहता है। तो हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना रखना है कितना नहीं रखना है। मान लीजिए कोई दवाई हम दिए और उसका 24 घंटा काम इफेक्ट होता है, तब तो उस पर आपका कंट्रोल ही गया। तो ऐसी दवा दीजिए जिसपे आपका कंट्रोल हो, 1 घंटा 2 घंटा तक ही काम करे, आधा घंटा 1 घंटा तक। इसीलिए ये दवाइयां दी जाती हैं सेलेक्ट करके। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।